हेलो दोस्तों, तो मैं अंशुमन स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो लेक्चर में। मैथमेटिकल फिजिक्स का ये 4th लेक्चर है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही, ठीक है ना। पहले और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको वेक्टर का थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था, ठीक। उसके और कुछ नोट पॉइंट्स वगैरह मैं इस वीडियो लेक्चर, जब ये हमारा मैट्रिक्स का टॉपिक, अभी हम मैट्रिक्स शुरू करने वाले हैं, अगर ये मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से कुछ नोट पॉइंट्स वगैरह है जो मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा वेक्टर अलजेब्रा में, ठीक है ना। बाकी वेक्टर अलजेब्रा जितना मैंने बताया उतना ही है, उस पर आप क्वेश्चन वगैरह लगाएंगे। बाकी मैं भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक। उसकी आप टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है भैया, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बारे में हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। मैट्रिक्स हमारे इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इसका यूज जो है वो पूरा आपको क्वांटम मैकेनिक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये जान लीजिए आपको, ठीक। तो आइए देखते हैं मैट्रिक्स। इससे भैया डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। तो मैट्रिक्स में देखिए बेसिक आपको पता है, क्योंकि आपने 11th-12th में पढ़ रखा है मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। कैसे क्या बनती है, क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मैट्रिक्स वगैरह क्या क्या होती है, मतलब उसकी डेफिनेशन वगैरह, ठीक। उसमें रो का एलिमेंट कौन सा है, कॉलम का एलिमेंट कैसा है, रो और कॉलम को कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं किसमें, 11th-12th में। अगर नहीं पढ़ा तो पहले आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं सीधा आऊँगा किस पे, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पे, ठीक। जो बेसिक चीज़ें आप उसको पहले से जाके वहाँ से, अगर आप नहीं पढ़िए तो 11th-12th की बुक उठाइए और पढ़ लीजिए, सरमाया मत कीजिए। देखिए कोई भी टॉपिक, अगर कोई भी छोटा सा छोटा टॉपिक आपको नहीं आ रहा है और आपके प्रीवियस कहीं भी आपने पढ़ रखा है, तो उसको अगर आपको पढ़ना है तो उसको ज़रूर पढ़िए, ठीक है। अगर आप शर्माएंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। ये सोच रहे भैया मैं बीएससी कर रहा हूँ, मैं 11th-12th क्यों पढ़ूँ, नहीं, पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको सीखना है और आपको जेईई क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स में मैंने बताया, मैं सीधा आऊँगा किससे, आइगन वैल्यू इक्वेशन पे। आइगन वैल्यू इक्वेशन हमारी क्या है, देखिए ax = λx, ठीक है ना। तो हमारी इक्वेशन है, ठीक है। इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कह सकते हो आप, आइगन वैल्यू इक्वेशन कह सकते हो, जो आपको मन करे आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। इसमें ए क्या है, ए हमारी n×n मैट्रिक्स है। n×n का मतलब क्या हो गया, n रो है n कॉलम है, ठीक है ना। n रो n कॉलम हमारे हैं किसमें, ए मैट्रिक्स में। x क्या हमारा आइगन वेक्टर है, क्या भैया, आइगन वेक्टर, ठीक है। और इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, n×1, मतलब कि इसमें n रो है और एक ही कॉलम है, मीन्स ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स एक, ठीक है ना। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, n रो हो जाए और एक ही कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे देखिए ये क्या हमारा, ये हमारा आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू, ठीक है। ये भैया रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं क्वांटम मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे ये आइगन वैल्यू सिर्फ रियल होती थी, क्यों होती थी वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अभी आप टेंशन नहीं लेंगे। यहाँ पे जो ये आइगन वैल्यू है, मैथमेटिकल फिजिक्स में जो आइगन वैल्यू निकालते हैं उसमें रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। और यहाँ पे एक्स वही फिर से आइगन वेक्टर है हमारा, ठीक है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, या आप कह लीजिए आइगन वैल्यू इक्वेशन है। यहाँ से हम आइगन वैल्यू निकालते कैसे, देखिए आप इसको इधर ले आएंगे। अब क्या लिख सकते हैं हम इसको, a - λ × i कैप। आई कैप क्या है, और इंटू एक्स, दिस इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इसको इधर ले आए। आई क्या है, आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैं पहले बता देता हूँ क्या है भैया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। जिसका जो प्रिंसिपल कॉलम है, हमारा मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो क्या है, 1 है, बाकी सब एलिमेंट क्या है, 0 है। तो हमारे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी आइगन वैल्यू 1 होती है, ये भी आप जान रहे हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आपको अच्छी तरह पता होगा, ठीक। तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारी आइगन वैल्यू हो गई, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। और क्या करेंगे, और ये हम क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, ठीक है। इस इक्वेशन में इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक। तो यहाँ से हमें जो ये लैम्डा मिलेगा, ये क्या है, आइगन वैल्यू है, क्या भैया, आइगन वैल्यू, समझ पा रहे हो। तो यहाँ से हमें आइगन वैल्यू मिल जाएगी। ए क्या हमारी n×n मैट्रिक्स है। तो मान लीजिए आपको कोई भी मैट्रिक्स दी है, मान लीजिए आप, मैं छोटा सा एग्जाम्पल 2×2 मैट्रिक्स का ही मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लेके बताऊँगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसको बाद में आपको डिस्कस करूँगा। देखिए 2×2 की मैट्रिक्स मान लीजिए 2 3 4 2, ऐसी कुछ हमारी मैट्रिक्स है, ठीक। इसकी आइगन वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप क्या करिए, यही वाली इक्वेशन सीधा रखिए, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक। इसका डिटर्मिनेंट कैसे, देखिए पहले इसकी फॉर्म में हम बनाएंगे। तो देखिए लिखेंगे 2 - λ × i, ठीक है ना। लैम्डा को i से अगर आप मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, λ × i कैप अगर मैं करता हूँ तो देखिए आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, लैम्डा 0 0 एंड लैम्डा, यही मिलेगा ना, ठीक है ना। आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 1, उधर 0 इधर 0, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा × i कैप करूँगा तो ये हमें मिलेगा। यहाँ से आइए इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, a - λ i,
सब्सट्रैक्ट करिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा, ये आया। कोई समस्या आता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा, मैं ये लिख देता हूँ, ये क्या है भैया, हमारा आइगन वेक्टर है। ठीक, तो आइगन वेक्टर को हम लोग x1 x2 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए, इसको शो कर दीजिए 0। अब क्या करिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालना। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है भैया, डिटर्मिनेंट निकालना आप जानते ही होंगे। 11th-12th का जो टॉपिक है, अगर आप उसको नहीं पढ़ें आप उसको पढ़िए, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट वगैरह कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए अगर आप जैम देने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए 2 माइनस लैम्डा माइनस 12 दिस इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप देखिए लैम्डा की आपको 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, क्या 2,2, सॉरी 2,2 नहीं मिलेगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा, 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 दिस इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, आप देखिए अब इसको भी स्क्वायर बना सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ √12 का स्क्वायर, ठीक है ना। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला लगाइए, 2 माइनस लैम्डा माइनस √12, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 माइनस लैम्डा प्लस √12। तो यहाँ से आप लैम्डा की देखिए आपको 2 वैल्यूज़ मिल रही है ना। देखिए आप यहाँ से लैम्डा की 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं और वही आपकी दोनों आइगन वैल्यूज़ हैं, किसकी, इस मैट्रिक्स की। समझ में आया इतना, बिल्कुल समझ में आया, ठीक है ना। और यहाँ से एक चीज़ और हमें पता चली कि अगर ये देखिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स थी तो हमें कितनी आइगन वैल्यू मिली, 2। तो मतलब कि n क्रॉस n अगर आपकी मैट्रिक्स है तो आपको कितनी आइगन वैल्यू मिलेगी, n आइगन वैल्यूज़ आपको मिलेंगे, ठीक है ना। इतना आप समझ गए, ये आप इतना नोट करेंगे, आगे देखिएगा। तो ये समझ में आया आपको कि आइगन वैल्यू आप कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारी आइगन वैल्यू हम निकाल रहे हैं, जो हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स का जो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, क्या ये कितना मैच करता है किससे, क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। उससे थोड़ा रिलेट करते हुए चलेंगे तो मज़ा भी आएगा। आइए देखिए, अगर मैं बात करूँ तो क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे हम लिखते थे वहाँ पे देखिए क्या होता था, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपका ए मैट्रिक्स जो है वो किस पे रिप्लेस हो जाता है, ए कैप से। मतलब कि क्या बन जाता है, ए मैट्रिक्स ए ऑपरेटर बन जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स में बताया भी था कि यहाँ पे जो मैथमेटिकल फिजिक्स में मैट्रिक्स होती है वो क्या हो जाता है, ऑपरेटर बन जाता है, किस में, क्वांटम मैकेनिक्स में। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, और ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है। समझ पा रहे हो ना, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये मैट्रिक्स है, ये हमारे क्वांटम मैकेनिक्स का ऑपरेटर है, ठीक। दूसरा देखिए, जो हमारे यहाँ पे आइगन वेक्टर है, जो हमारा आइगन वेक्टर है ना, वो हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बन जाता है, आइगन स्टेट। या आप कह सकते हो कि ये क्या है, आइगन स्टेट कह सकते हो, या इसको आप वो भी कह सकते हो क्या, आइगन फंक्शन। समझ पा रहे हो ना। तो ये आइगन स्टेट बन जाता है, या इसको आप आइगन फंक्शन भी कह सकते हो, जो हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स में आइगन वेक्टर होता है। और देखिए मैथमेटिकल फिजिक्स में जो हमारा लैम्डा आइगन वैल्यू होती है, वही सेम क्वांटम मैकेनिक्स में हमारी ये क्या होती है, आइगन वैल्यूज, ठीक है ना। अब देखिए जो मैथमेटिकल फिजिक्स में हमारा जो आइगन वेक्टर है, ठीक, ये हर एक आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग एक एक आइगन वेक्टर निकलता है, ये आप जान रहे हैं। तो सेम वही हमारा क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में भी, जो हमारा ऑपरेटर है बिफोर मेजरमेंट, वो पार्टिकल हमारा कितने स्टेट में रह सकता है वो क्या बताता है, हमारा आइगन फंक्शन, ठीक है ना। मैट्रिक्स ए का जो आइगन फंक्शन है, जैसे मान लीजिए हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ऑपरेटर हमारा जो 3x3 की मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक। तो इसके करेस्पॉन्डिंग आपको 3 आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, 3 आइगन वेक्टर मिलेंगे ना। तो ये जो 3 आइगन वेक्टर हैं, इन्हीं में हमारा जो पार्टिकल है, ये जो स्टेट है हमारी, जो आइगन स्टेट है, इसी में हमारा जो क्वांटम पार्टिकल है वो रह सकता है, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल स्टेट्स हैं किसके, पार्टिकल के। समझ पा रहे हो। अगर ये ऑपरेटर किसी भी पार्टिकल पे, मतलब कोई पार्टिकल पे ये ऑपरेटर एक्ट करता है, तो उसकी जो पॉसिबल स्टेट्स होंगी, आइगन स्टेट्स होंगी, वो यही 3 होंगी, ठीक है ना। जब हम मेजर कर लेंगे तो फिक्स हो जाएगा किसी स्टेट में। समझ पा रहे हो ना। और ये हमारी हो गई आइगन वैल्यू जो लोएस्ट आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्राउंड स्टेट की, ठीक है ना। और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा आइगन वेक्टर होगा वो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट होगा। समझ पा रहे हो ना। तो ये हमारा भैया क्वांटम मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स में जो ये हमारे ऑपरेटर्स हैं और कैसे मैट्रिक्स हमारी रिलेटेड है, ये आप देख सकते हैं, ठीक। इतना समझ गए। सेम वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो आइगन वेक्टर था वो यहाँ पे आइगन स्टेट बन गया, या आप कह सकते हो आइगन फंक्शन बन गया। इतना आप समझिए। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसी में एक बात आती है आगे, आप देखेंगे इसी में बात आती है कि हमारा जो
जो हमारी मैट्रिक्स है इसमें क्या डीजेनरेट आइगन वैल्यूज़ और डीजेनरेट आइगन फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। जैसे हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने बताया कि आपकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, अलग अलग होंगी। मैंने बताया था ना ये कि जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारा लैम्डा होगा, ये तो पहली बात तो रियल होगा, ठीक है ना, लैम्डा आपका रियल होना चाहिए। ठीक, क्यों रियल होगा ये मैं बता देता हूँ। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारा लैम्डा वो रियल होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा जो ऑपरेटर है ना क्या होता है, हर्मिशियन होता है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा, रियल होगा, हमेशा रियल होगा, ठीक है। और उसकी जो आइगन फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, वो भी डिफरेंट होंगी। और हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको एक आइगन फंक्शन मिलेगा हमेशा। समझ पा रहे हो ना इतना। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट किसका, क्वांटम मैकेनिक्स का। अब हम आते हैं सीधा मैथमेटिकल फिजिक्स में, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स में, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में कि मैट्रिक्स क्या क्या चीज़ें और हो सकती है। ये सिर्फ थोड़ा सा एनालॉजी मैंने बता रहा था कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स का जो ऑपरेटर आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू है ये कैसे रिलेटेड है आपके मैथमेटिकल फिजिक्स के। तो इसीलिए अगर आपको ये तीनों चीज़ें मैथमेटिकल फिजिक्स में निकालनी आ गई तो आप क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन TIFR वगैरह में भी क्वेश्चन इसके आ चुके हैं, ठीक है ना, तो उसको आप वहाँ पे टैकल कर सकते हैं। इसको मैं बताऊँगा भी, TIFR के क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। देखिए मैथमेटिकल फिजिक्स में मैं TIFR के क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, ठीक है ना, तो जिसमें आप रिलेट कर पाएंगे, देखेंगे कि कैसे हमारा ये जो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है वो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब कॉन्सेप्ट में ले आ रहा हूँ डीजेनरेट का, डीजेनरेट आइगन वैल्यूज़, ठीक है ना। तो डीजेनरेट आइगन वैल्यूज़ का क्या मतलब हो गया कि अगर हमारी आइगन वैल्यू, जैसे कोई आइगन वैल्यू है वो रिपीट हो रही है, रिपीट होने का क्या मतलब है, जैसे मैंने कोई मान लीजिए 4x4 मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है, इससे मैंने λ1 λ2 λ3 और λ4 हमें मिला, ठीक है। उसमें जो λ1 और λ2 है या λ1 λ3 λ1 λ4 या इसमें से कोई दो आइगन वैल्यूज़, तीन आइगन वैल्यूज़ या चारों आइगन वैल्यूज़ अगर सेम है तो हमें कहते हैं कि ये जो आइगन वैल्यू है जो रिपीट हुई है वो क्या है, डीजेनरेट आइगन वैल्यू है। समझ पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कह दूँ λ1 = λ2 है, मीन्स ये दोनों जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो सेम है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि λ1 जो हमारी है ये डीजेनरेट आइगन वैल्यू है। और इसकी डीजेनरेसी कितनी है, ये जितनी बार अकर हुआ हो, ठीक है ना। जैसे λ1, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं λ1 की कोई वैल्यू दे दूँ 2 और 2, तो डीजेनरेट आइगन वैल्यू है हमारी 2 और इसकी डीजेनरेसी कितनी है, देखिए 2 बार रिपीट हुआ है, इसीलिए नंबर ऑफ एक्यूरेंस जो होता है वही हमारी डीजेनरेसी होती है। इसकी जो डीजेनरेसी है वो गई 2। समझ पा रहे हैं ना इतना। तो डीजेनरेट आइगन वैल्यू कैसे हम पता करेंगे, तुरंत देख लेंगे। जो रिपीट हुई है वो डीजेनरेट आइगन वैल्यू है और जो उसकी डीजेनरेसी है वो नंबर ऑफ एक्यूरेंस की जितनी बार वो आई है उसी को हम कहते हैं कि ये इतनी इसकी डीजेनरेसी है। समझ पा रहे हो। तो डीजेनरेट आइगन वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक है। डीजेनरेसी कैसे लिखते हैं ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट है कि आइगन वैल्यूज़ को लेके कि कैसे कैसे हमारी आइगन वैल्यूज़ जो है वो किसी भी मैट्रिक्स के लिए हम देख के ही कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसको मैं बता देता हूँ। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नोट पॉइंट इसको करके आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो ये क्या है, पहला जो नोट पॉइंट है आप लिखेंगे, पहला जो नोट पॉइंट है वो है कि मान लीजिए, पहले यहाँ पे लिखता हूँ कि कोई मैट्रिक्स हमारी ये है, उसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो λ1 λ2 λ3 और λn है, ठीक है ना। तो इसका जो ट्रेस होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A, ये क्या होता है λ1 + λ2 + λ3 ... λn, ठीक है ना। ये A हमारी भैया n × n मैट्रिक्स है, इसीलिए मैं यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ n आइगन वैल्यूज़, ठीक है। ये तो आप समझ पाए, ठीक, ये आप समझ गए। यहाँ पे आप देखिए दूसरा है कि जो हमारा आइगन वैल्यू का जो हमारी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, ये क्या है, ये आइगन वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन है। समझ पा रहे हो। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए हमेशा कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस क्या होता है भैया, प्रिंसिपल जो डायगोनल है हमारा मैट्रिक्स का उसका सम, ठीक है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ एनी मैट्रिक्स वो क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है उस मैट्रिक्स से। तो ट्रेस ऑफ ए जो है वो आइगन वैल्यूज़ का सम होता है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, हमारा आइगन वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। इतना आप समझ गए। दूसरा नोट पॉइंट लिखेंगे, दूसरा देखिए, अगर हमारे पास
जैसे हमने लिखा कि ए ऑफ लैम्डा, ठीक है, जो आइगन वैल्यू है लैम्डा की वो जो आइगन वैल्यू है ए मैट्रिक्स की, मान लीजिए लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, ये सब है, ठीक है, इतनी है। अब क्या करना है आपको, अगर मान लीजिए यहाँ पे आ गए ए टू द पावर m का आइगन वैल्यूज़ निकालो। जैसे आपको ए मैट्रिक्स का पूरा वो पता है, ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ के बारे में आपको पता है, तो ए टू द पावर m का क्या लिख देगा, सीधा सीधा लिख देना लैम्डा 1 टू द पावर m, लैम्डा 2 टू द पावर m, लैम्डा 3 टू द पावर m। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है ना, इसको प्रूव कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले लो आप उससे भी प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे देखिए दूसरा, देखिए ए इनवर्स का अगर आपको निकालना हो लैम्डा, ए का आइगन वैल्यूज आपको पता है, ए इनवर्स का निकालना हो सीधा लैम्डा 1 इनवर्स, लैम्डा 2 इनवर्स, इनवर्स का मतलब हो गया 1 बाई लैम्डा, ठीक है ना, यहाँ पे 1 बाई लैम्डा 2, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। तो ए इनवर्स का अगर आपको निकालना है तो आप इसको निकाल सकते हो, ठीक, ये आप समझ गए। तीसरा देखिएगा, तीसरा जो नोट पॉइंट है, अगर आपको के ए का लैम्डा निकालना है, ए का आइगन वैल्यूज पता है, के मतलब कोई भी स्केलर है, इसका आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया ए में, तो आपको लैम्डा यहाँ पे करना है, तो आप क्या करो, सब में के से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और ये फोर्थ पॉइंट है, इसके लिए सेम के ऑफ अगर आपका ए माइनस के आई हो गया, ठीक है, इसका लैम्डा आपको निकालना है, ए का लैम्डा पता है और इसका आपको आइगन वैल्यू निकाल। लैम्डा जब मैं बोलूँ तो इसका मतलब हो गया आइगन वैल्यू, आप उसको देखेंगे, ठीक है ना, ये नहीं कमेंट करेंगे कि लैम्डा आप क्या बोल रहे हैं, ठीक। देखिए तो ए माइनस के आई का, तो लैम्डा 1 माइनस के, लैम्डा 2 माइनस के और लैम्डा n माइनस के, ठीक है। ये चार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, इस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है ना। BHU वगैरह में तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसके आइगन वैल्यूज ये हैं, तो ए टू द पावर m का बताइए, या उसमें कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया उसका आइगन वैल्यू बताइए। तो आप ये अगर नोट पॉइंट्स अगर आपके ध्यान में हैं, ठीक है, आप इसको मेमोराइज अगर आपकी मेमोरी में पहले से है तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी कोई भी क्वेश्चन टैकल करने के लिए, ठीक है ना। कई बार तो उसमें TIFR वगैरह में भी पूछ लेता है, समझ पा रहे हो, तो उसके लिए भी आपको अगर पहले से ध्यान में रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसी में आप पहले ए निकालोगे, फिर उसके ए टू द पावर m करोगे, फिर उसके लिए निकालोगे, समझ पा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये समय बचाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट थे, आप ऐसा कर सकते हो, या ट्रिक थी, ठीक, तो आप यहाँ से उन सब चीज़ों को कर सकते हो। देखिए तो आइगन वैल्यू के बारे में हमने चर्चा कर ली, सेम यही होता है। देखिए जैसे जो मैंने आपको लास्ट के 4 पॉइंट बताए, उसमें देखिए अगर मैं आइगन वेक्टर की बात करूँ, आइगन वेक्टर, ठीक है ना, तो आइगन वेक्टर क्या है, आइगन वेक्टर जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे आप देखेंगे कि ए का जो लैम्डा है, मान लीजिए लैम्डा 1, लैम्डा 2 और यहाँ पे लैम्डा n है, ठीक है ना, इसके करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर्स मिलेंगे x1, x2 और यहाँ पे xn, ठीक। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि अगर मान लीजिए a टू द पावर m का मैं लैम्डा निकालता हूँ, तो ये भैया लैम्डा 1 टू द पावर m, लैम्डा 2 टू द पावर n और यहाँ पे लैम्डा n टू द पावर m, ये बन जाता है। m कोई भी स्केलर है भैया, ठीक है, 2, 3, -1, -2 चाहे जो है, ठीक है। तो m अगर मान लीजिए ये है, ठीक, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी जो हमारी आइगन वेक्टर हैं वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। आइगन वेक्टर हमारे चेंज नहीं होंगे, सिर्फ हमारी आइगन वैल्यूज़ ही बदलेंगी। ऐसे सेम केस अगर के ए है, मतलब कोई भी स्केलर है, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया ए में, तो यहाँ से भी जो हमारी आइगन वेक्टर्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ हमारी क्या चेंज होगी, आइगन वैल्यूज। समझ पा रहे हो। तो आप ध्यान में रखेंगे कि अगर हमारा कोई भी कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसके आइगन वैल्यू लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे आइगन वेक्टर्स हैं x1, x2, x3 और xn है, तो हमारे जो आइगन वेक्टर हैं वो हमारे चेंज नहीं होते इन केसेस में। इनमें अगर हमारी आइगन वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, लेकिन जो आइगन वेक्टर हैं वो क्या होते हैं, रिमेन सेम, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका TIFR वगैरह के क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक। इतना समझ गए, यहाँ पे आप देखिए, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए एक और नोट पॉइंट आप करके लिखेंगे, ठीक। एक नोट पॉइंट ये है कि हमारे जो आइगन वेक्टर है, ठीक है, जो हमारे आइगन वेक्टर है, मतलब किसी लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो हमारे आइगन वेक्टर निकलते हैं वो क्या होते हैं, उनके बीच का जो रिलेशन होता है, रिलेशन का मतलब बीच का रिलेशन का क्या मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए
कि हमने कोई भी मैट्रिक्स ली 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है, इसके करेस्पॉन्डिंग जो हमारा x1 निकला, मतलब कि फर्स्ट आइगन वेक्टर जो निकला वो मान लीजिए निकला 2x1 और x2, ऐसा कुछ निकल गया, ठीक है ना। ये हमारा आइगन वेक्टर वहाँ से निकल गया, ठीक है, आप निकालेंगे तो ये मान लीजिए हमारा पहला आइगन वेक्टर निकला। तो इसमें देखिए आप, ठीक है, ये हमारा आइगन वेक्टर निकल गया। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि 2x1 + x2 दिस इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आपने 2x1 = -x2, ये लिख दिया। तो ये जो रिलेशन है, ये आइगन वेक्टर्स के कंपोनेंट का जो रिलेशन है, ये क्या है, ये यूनिक है भाई, ये क्या है, यूनिक है, ठीक है, ये यूनिक है। लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने जो आइगन वेक्टर लिखा से x1 मैंने लिखा कितना, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x1 = -x2 है, ठीक है ना। अगर मैं x1 को 1 लिख दूँ तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा कि नहीं। मैंने मान लीजिए ये आइगन वेक्टर लिखा और आपने क्या लिखा, इसी में आपने x1 को क्या रख दिया, x1 को आपने 2 रख दिया। तो यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे देखिए ये हो गया -4। तो क्या है, गलत है? नहीं, गलत नहीं है, सोल्यूशन अलग अलग है। देखिए सोल्यूशन बदल गया ना, सोल्यूशन बदल गया, लेकिन जो इसका आइगन वेक्टर्स के कंपोनेंट का जो रिलेशन था वो नहीं चेंज हुआ। समझ पा रहे हैं ना। तो ये जो रिलेशन है ये चेंज नहीं होगा, ये यूनिक होता है, लेकिन जो इसके सोल्यूशन है वो बदल सकते हैं, मतलब कि % टू % आप कुछ और लिख रहे हो, हम कुछ और लिख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो रिलेशन है इसी पे आपका बेस्ड ये जो सोल्यूशन होगा। समझ पा रहे हो। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि इसका जो रिलेशन है वो यूनिक होगा, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक। इतना आप ध्यान में रखेंगे और आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में क्या था, जो हमारे आइगन वेक्टर्स थे, ये आइगन फंक्शन थे, या आइगन स्टेट आप कह सकते हो उसको। तो वहाँ पे जो आइगन फंक्शन या आइगन वेक्टर हमारे थे वो किस फॉर्म में होने चाहिए भैया, वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होने चाहिए। मैथमेटिकल फिजिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हो, लेकिन वहाँ पे नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मलाइज्ड फॉर्म कैसे नॉर्मलाइज करते हैं तो आपको मैंने बताया है, और अगर नहीं आपको ध्यान में तो आप वहाँ से देख भी सकते हो। जैसे देखिए मान लीजिए ये हमारा 1 -2, ठीक है, ये हमारे आइगन वेक्टर है, ठीक। इसका नॉर्मलाइज फॉर्म क्या हो गया, आपको क्या करना है, नॉर्मलाइज करने के लिए, नॉर्मलाइज करने का मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करें और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। यही तो भैया इसको कहते हैं नॉर्मलाइज फॉर्म। तो क्या करिए, अभी तो 1 होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं 1/√5 यहाँ कर दूँ और -2/√5 यहाँ कर दूँ और इसको स्क्वायर करके अगर जोड़ूँ तो 1 आ रहा है ना। तो क्या होता है, ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म होता है आइगन वेक्टर्स का, ठीक है। तो ये है नॉर्मलाइज्ड फॉर्म और ये था हमारा जनरल फॉर्म, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ये है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ये है। नॉर्मलाइज्ड फॉर्म का मतलब ये हो गया कि इसको स्क्वायर करके जोड़ो और ये क्या दे दे, हमें रिजल्ट 1 दे दे। ये कैसे आया √5, इसको स्क्वायर करिए, √1 का स्क्वायर और यहाँ पे -2 का स्क्वायर, ये हो गया √5, ठीक है ना। तो ये समझ में आया। तो यहाँ से आप देखेंगे मैट्रिक्स का ये जो आइगन वेक्टर्स हैं हमारे वो नॉर्मलाइज फॉर्म में होने चाहिए, किस में, क्वांटम मैकेनिक्स में। लेकिन मैथमेटिकल फिजिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है, आप जनरल फॉर्म पे लिख के छोड़ देते हो तब भी आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका क्वेश्चन है वो सही होगा, ठीक है। तो इसमें बेसिक क्वेश्चन क्या आते हैं, कैसे आते हैं, आपके जैम वगैरह में कैसे आते हैं, आपके TIFR में, जस्ट में वगैरह में कैसे आते हैं। मेरे हिसाब से जो बेसिक, एकदम बेसिक जो क्वेश्चन होता है उसमें होता है भैया आइगन वैल्यू निकालो। कोई भी आपको आइगन वैल्यू दे दे, मतलब कोई भी मैट्रिक्स दे देंगे, 4/4 के दे देंगे या कुछ भी दे देंगे और कहेंगे आप आइगन वेक्टर, और उसका आइगन वैल्यू आप निकाल के दिखा दो, ठीक है। आइगन वेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो आपका क्वांटम मैकेनिक्स में पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और ध्यान में आ रहा है, आप उसको भी लिखेंगे। देखिए मान लीजिए कोई हमारी n×n मैट्रिक्स है, ठीक है, A, इसका जो एक रो है या कॉलम है, ठीक, वो क्या है, किसी भी एक स्केलर मल्टीपल के साथ किसी एक रो से या कॉलम से रिलेटेड है। जैसे हमारा कोई रो या कॉलम, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 ऐसे 100, ठीक है, और यहाँ पे 2 4 6 और 100, ठीक, ऐसे चल रहा है हमारा n×n की मैट्रिक्स है। इसमें आप देखें जो रो है ये दूसरी रो से एक स्केलर के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर यहाँ से मैं लिखूँ R2 टेंस टू 2 × R1, ठीक है, तो देखिए रिलेटेड है ना, एक स्केलर मैंने यहाँ पे लगा दिया है, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किया और R1 R2 हमारे क्या है, रिलेटेड हो गए। ऐसे कोई भी कॉलम रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो आइगन वैल्यू होगी, देखिए क्या होगी, सिंपल सा
क्या करना है आपको, सिर्फ सारी आइगन वैल्यूज आपकी, देखिए एक आइगन वैल्यू क्या होगी, इस मैट्रिक्स का ट्रेस होगी और सारी आइगन वैल्यू होगी 0। समझ पा रहे हो? जैसे कि इस केस में आप देखेंगे, देखिए इस केस में अगर मैं देखूं तो जो हमारा लैम्डा होगा, लैम्डा ऑफ ए, आइगन वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे देखेंगे तो जो पहली आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 + 4 + 9 सो ऑन, ठीक है। और शेष जो आइगन वैल्यूज होंगी, जितनी भी आइगन वैल्यूज हो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। समझ पा रहे हो? ठीक है। इसका एग्जांपल अगर आपको करना तो आप ये भी करके देख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप इसको खुद सॉल्व करके इसको वेरीफाई करोगे। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए 3, 6 एंड 9, ठीक है ना, यहाँ पे 9, 18, 27 और 1, 2, 4 ऐसा कुछ है, ठीक। अब आपको क्या करना है, कुछ ना करो भैया, इसमें अब अगर आइगन वैल्यू आपको बतानी है, अब अगर आप आइगन वैल्यू निकालने जाओगे तो आपको टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, पहली चीज़ यही होती है, कोई भी क्वेश्चन है ना, पहले उसमें देखो कि ट्रिक क्या है, कोई ट्रिक है क्या, कोई ट्रिक लग सकती है जो जल्दी से मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर दे, वरना आपका जो बेसिक मेथड हो तो आप लगा ही सकते हो, लेकिन इसमें आप ट्रिक देखो ये रो और ये रो रिलेटेड है ना, अगर 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँ, R1 में अगर 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे R2 मिल जाता है कि नहीं मिल जाता, देखो 3, 3, 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए रिलेटेड हो गई, जैसे रिलेटेड हुई तुरंत मैं कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, मुझे पता था कि जैसे ही ऐसा कोई भी केस आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा आइगन वैल्यू लिखूंगा। दो देखो 3 × 3 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसकी 3 आइगन वैल्यू चाहिए, 2 तो सीधे लिख दो भैया 0, ठीक है। तीसरी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, जोड़ डालो, 3 + 18 + 4 कितना हो जाएगा, 25। तो हमारी जो थर्ड आइगन वैल्यू है वो 25 है, बाकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो है 0, ठीक। तो यही मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप तो क्या हो जाएगा कि जो हमारी आइगन वैल्यू है, फर्स्ट आइगन वैल्यू, इसको क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, ट्रेस है जो, वो क्या है, ट्रेस को जोड़ के लिख देंगे, वो हमारी पहली आइगन वैल्यू हो जाएगी। ट्रेस का जो सम है, जो ट्रेस ऑफ ए है, ट्रेस ऑफ ए, ये हमारी फर्स्ट आइगन वैल्यू होगी। बाकी जो आइगन वैल्यूज है रिमेनिंग, मतलब n - 1 आइगन वैल्यूज, वो क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देखिएगा, अब इसको अगर मैं सम करूँ तो देखिए n² का सम बन रहा है ना, ठीक है ना, (0, 0). यहाँ पे आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे करोगे, इसका सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो λ1 = n × n + 1 2n + 1 / 6 और यहाँ पे 0, 0, 0 सब कर दो, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट आइगन वैल्यू ये आ गई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी हैं और आगे वाली वो क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक। इतना आप समझ पा रहे हो, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए वो जो मैंने डिजनरेसी और डिजनरेट आइगन वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट बताया था, अब देखिए यहाँ पे डिजनरेट आइगन वैल्यू कौन सी है, 0 है, 0 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे डिजनरेट आइगन वैल्यू, अगर मैं पूछूँ कि डिजनरेट आइगन वैल्यू क्या है, कौन सी है, डिजनरेट आइगन वैल्यू आपकी कौन सी है, तो आप बताओगे 0 है, ठीक है। और इसकी डिजनरेसी कितनी है, डिजनरेसी कितनी है, n × n की मैट्रिक्स थी, तो इसमें आइगन वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, n, जिसमें एक आइगन वैल्यू हमें पता चल गई, तो इसकी डिजनरेसी कितनी हो गई, 0 कितनी बार रिपीट हुआ, n - 1 बार, डिजनरेसी आपकी क्या हो गई, n - 1। समझ पा रहे हो, क्या हुआ, रिपीट हुआ, 0 कितनी बार रिपीट हुआ, n - 1 बार, क्योंकि आइगन वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए थी, n होनी चाहिए थी, n आइगन वैल्यूज होनी चाहिए, एक आइगन वैल्यू हमें मिल गई, तो डिजनरेसी हमारी कितनी हो गई, n - 1। इस केस में देखेंगे, इसमें डिजनरेट आइगन वैल्यू क्या है, 0 है, और इसकी डिजनरेसी कितनी है, 2 है, क्योंकि 2 बार आकर हुआ है, ठीक है ना। एक सिंगल आइगन वैल्यू का, अगर कोई सिंगल आइगन वैल्यू है वो रिपीट नहीं हुआ तो उसकी डिजनरेसी अगर मैं कहूँ तो 1 होगी, ठीक है ना। डिजनरेसी अगर 1 है तो मतलब कि हम लोग सिर्फ सिंगल, एक मतलब वो रिपीट नहीं हुई है, वो डिजनरेट आइगन वैल्यू नहीं है। समझ पा रहे हो इतना, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ नोट पॉइंट थे, नोट पॉइंट मैंने लिखवाया, वो सारे नोट पॉइंट आपको लिख लेने एक जगह, क्योंकि वो सब आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में पूरी तरह मदद करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। तो मैट्रिक्स का ये बेसिक था, बेसिक कैसे आइगन वैल्यू निकालते हैं, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई, ठीक है। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें मैं एक आध दो एग्जाम्पल पहले लूँगा मैट्रिक्स का, उसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आ रहे हो। तो ये सब आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू और मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ें आपको मैं अगले लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा। और अगला लेक्चर जो हमारा है वो है भैया कैरी हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। बीएचओ वगैरह में सीधे उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी आगे भी किसी भी बड़े एग्जाम में उसके क्वेश्चन आ सकते हैं,
ठीक है ना। तो अगले लेक्चर के लिए एकदम रेडी रहिए। ये जो मैंने बताया इस पर आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं सब लगा डालो, कुछ करना है ही नहीं, जो मैंने बताया यही कॉन्सेप्ट लगेगा। और ये ट्राई करो कि जो आपने ट्रिक जो मैंने बताई है, ट्रिक वगैरह नोट पॉइंट्स वगैरह जो मैंने बताए हैं, उसका अगर यूज कहीं हो रहा है और क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो रहे हैं तो और मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप सोचिए 4x4 की मैट्रिक्स हो और उसमें कोई भी एक रो किसी भी और रो से एक स्केलर से मल्टीप्लिकेशन से क्या हो रिलेटेड हो, सीधे मैं आइगन वैल्यू लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा, लिख दूंगा भैया, नहीं तो सॉल्व करते, सिंपल था ना, सॉल्व करते फिर लिखते। इससे सही है भैया एक ट्रिक लगाओ और अपना आंसर ले लो। तो मेन देखो कोई भी बड़ा एग्जाम हो, अगर आपको क्वालिफाई करना है, पहला तरीका तो यही है कि आप जनरल मेथड से चलो, कोई समस्या नहीं। लेकिन ये भी अगर आपको टाइम बचाना है, ठीक है ना, टाइम अगर बचाना है तो आपको कुछ ना कुछ जो नोट पॉइंट्स वगैरह हैं वो आपको अपने ध्यान में रखने होंगे हमेशा, ठीक है। तो ये जो मैंने नोट पॉइंट बताए इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी जो अगला लेक्चर है हमारा वो कैरी हैमिल्टन थ्योरम पे होगा, ठीक है। कैरी हैमिल्टन थ्योरम कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, जिसको नहीं पता उसको मैं बताऊंगा, और जिसको पता है पहले से ही उसको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी उस टॉपिक के ऊपर। समझ पा रहे हो। तो हमारा हो गया भैया पहला लेक्चर मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का 3-4 लेक्चर में बनाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। और आगे हम लोग ये भी देखेंगे, कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह भी मैं बताने वाला हूँ कुछ आगे लेक्चर्स में, उसको भी आप देखेंगे, ठीक है। तो मैं अंशुमन अब चलता हूँ, धन्यवाद। मिलते हैं आप अपने मैट्रिक्स के सेकेंड लेक्चर में, ठीक। तब तक आप मैट्रिक्स पढ़िए, मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़िए और अच्छे से जय कॉलेज।